हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की वीडियो यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करते हैं। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, कल की क्लास थी हमारी ज्ञान रूपी के अनिवार्य पहलू, जिसमें हमने सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और प्रणाली विज्ञान पढ़ा था। तो गाइस, जो आज की क्लास है हमारे पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ। क्या है अभी आज का हमारा टॉपिक? पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावली। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पाश्चात्य मनोविज्ञान की विद्या रूपावलियाँ या प्रतिमान होता है, जैसे प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद, आलोचना दृष्टिकोण, सामाजिक संरचनावादी और अस्तित्वपरक घटना विज्ञान, सहकारी विज्ञान है। तो जो प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक रचनात्मक अस्तित्वपरक घटना विज्ञान और सहकारी जांच। फिर है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें वैज्ञानिक विधि में घटनाओं का वर्गीकरण करके एक सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की जाती है। क्या किया जाता है अभी प्रत्यक्षवाद में? कि जो प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें वैज्ञानिक विधि और उनकी घटनाओं का वर्गीकरण करके उसको एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करने का के लिए क्या की जाती है, भी कोशिश की जाती है। तो प्रत्यक्षवाद में यह एक दार्शनिक सिद्धांत होता है जो बहुत ही निश्चित सकारात्मक ज्ञान और प्राकृतिक घटना, उसके गुणों और संबंधों की उन्नति होता है। क्या होता है अभी? जो उनके कुछ निश्चित सकारात्मक ज्ञान, प्राकृतिक घटनाएं और उसके गुणों का, संबंधों का भी आधारित होता है। इंद्रियों के प्राप्त सत्यापित डाटा और अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है अभी? इंद्रियों से प्राप्त सत्यापित डाटा और अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। यह प्रत्यक्षवाद अनुभववाद पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है अभी? अनुभववाद पर आधारित होता है। किस पे भी? अनुभववाद पर आधारित होता है। पश्चिमी विचार के इतिहास में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण एक आवर्त विषय रहा है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी को एक आवृत विषय माना गया है। किसको भी? 19वीं शताब्दी को। किसको? 19वीं शताब्दी को इन्होंने एक आवृत विषय रहा है और इन्होंने पश्चिमी बिहार के इतिहास में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को एक आवृत्ति विषय रहा है। फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने अगस्ट कॉम्टे दार्शनिक द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा भी? अगस्टर कॉम्टे के द्वारा। कौन थे भी? वो एक दार्शनिक थे। प्रत्यक्षवाद को तथ्यवाद भी कहा गया है। क्या कहा गया है अभी? जो प्रत्यक्षवाद है उसको तथ्यवाद भी कहा है। क्या कहा है भी? तथ्यवाद भी कहा है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा आपके विकास में 3 अवस्थाओं को गुजरने वाली विवश होती है: देवी या कल्पित अवस्था, दार्शनिक और अमूर्त अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है? जो ज्ञान की प्रत्येक शाखा है उसके अपने विकास में इन्होंने 3 अवस्थाओं को माना है। किस किस को भी? देवी या कल्पित अवस्था को, दार्शनिक या अमूर्त अवस्था या फिर वैज्ञानिक अवस्था। इसी में उन्होंने गणित, ज्योतिष, भौतिकी और रासायनिक, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र को भी विशेष स्थान दिया है। किस किस को? प्रत्यक्षवाद में किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है अभी इन्होंने? जो गणित है, जो ज्योतिष है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और समाजशास्त्र को भी इन्होंने विशेष स्थान दिया गया है। तो वर्क ने परिभाषा दी है कि मनुष्य का एक अस्तित्व आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जो मनुष्य के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित करता है। क्या करता है? अभिव्यक्तित्व आंतरिक कारणों का निर्धारित करता है और जो कि मनुष्य के व्यवहार में प्रत्यक्ष के रूप में नियंत्रित करता है। परिवर्तित सामाजिक
तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने प्रत्यक्षवाद, स्कूल या विचारधारा दो विभिन्न धाराओं पर इन्होंने विभाजित की है। किसको भी इन्होंने दो व्यवहार बताए हैं, जो प्रत्यक्ष स्कूल या फिर विचारधारा को विभिन्न धाराओं से इन्होंने क्या किया है भी विभाजित किया है। फिर है सेकंड हमारा समकालीन प्रत्यक्षवाद। समकालीन प्रत्यक्षवाद में उसका अर्थ है कानूनों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और जिसके अनुसार शारीरिक एवं मानवीय दोनों घटनाएं होती हैं। जो समकालीन प्रत्यक्षवाद है उसने क्या कहा है कि जो प्रत्यक्षवाद है उनका अर्थ क्या होता है। जो समकालीन प्रत्यक्षवाद है उन्होंने एक प्रत्यक्षवाद का अर्थ उन कानूनों और उजागर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और उनका उपयोग करता है जिनके अनुसार शारीरिक एवं मानवीय दोनों घटनाएं होती है। किस में भी शारीरिक और मानवीय दोनों घटनाएं होती हैं। जबकि समाजशास्त्र अतिव्यापी विज्ञान था। क्या था भी एक समाजशास्त्र अतिव्यापक विज्ञान था। प्रत्यक्षवादी विरोधी विचारधारा मुख्यतः 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी भी 20वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। कब भी 20वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। क्या भी प्रत्यक्षवादी विरोधी विचारधारा। तो जो इस विश्वास पर आधारित है कि प्राकृतिक और मानव विज्ञान सत्ता मीमांसी ज्ञान मीमांसी अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं भी जो सत्ता मीमांसी है और ज्ञान मीमांसी है तो इसका क्या है ये अलग अलग होते हैं प्राकृतिक और मानव विकास के लिए। प्रमुख अमेरिकी समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के संबंधित पत्रिकाओं को प्रकाशित लोगों को अधिकांश प्रत्यक्षवादी माना है। किसने भी जो प्रमुख अमेरिकी समाजशास्त्र थे और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ पत्रिकाएं में इन्होंने प्रकाशित लेखों में इन्होंने क्या माना गया है अधिकांश प्रत्यक्षवादी माना गया है। मात्रात्मक कार्य के लिए सही ठहराना आसान है क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा में हेरफेर किया जाता है। जो मात्रात्मक कार्य है उनको सही ठहराना आसान बताया गया है, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा का हेरफेर किया जा सकता है। फिर है थर्ड हमारा तार्किक प्रत्यक्षवाद। क्या है भी तार्किक प्रत्यक्षवाद। तार्किक प्रत्यक्षवाद के पिता मोरेज स्किलक्लक को कहा है। किसे कहा भी मोरेज स्किलक्लक प्रत्यक्षवाद कहा है। जो तार्किक प्रत्यक्षवाद थे उसके पिता का क्या नाम है भी मोरेज स्किलक्लक। तार्किक प्रत्यक्षवाद बाद में तार्किक अनुभववाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। किसके रूप में प्रसिद्ध हुआ था भी जो तार्किक प्रत्यक्षवाद और बाद में इन्होंने तार्किक अनुभववाद के रूप में क्या किया प्रसिद्ध हुआ। यह दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय माना गया है। क्या माना गया है दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय माना गया है। यह विचार विश्व के अवलोकन के लिए ज्ञान का प्रमाण तर्क संहिता के रूप में एक संस्करण के साथ अपरिहार्य है। तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रथम वियना सर्कल की चर्चाओं से आगे बढ़ा जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले कैफे सेंट्रल को इकट्ठा हुए थे। किससे भी जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है प्रथम वियना सर्कल की जो चर्चाएं हैं उसको आगे बढ़ा और जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले कैफे सेंट्रल ने इनको इकट्ठा किया था। वर्ष 1924 में इन्होंने नेचुएड हेड और रूडोल्फ कोलकाय के द्वारा लिखित एक पैम्पलेट ने वियना सर्कल के सिद्धांतों को संक्षेप में इन्होंने
प्रस्तुत किया। किस किस को भी 1924 में इन्होंने नेथुरल हैन और रूफोल्ड कारकाय ने इन्होंने लिखित एक पैम्पलेट ने इन्होंने वीना सर्पल के सिद्धांतों को संपेश में इन्होंने क्या किया, प्रस्तुति किया। इस प्रस्तुति में तत्व मीमांसा का विरोध तत्व मीमांसा की अस्वीकृति शामिल होती है। क्या भी जो तत्व मीमांसा का विरोध तत्व मीमांसा की अस्वीकृति शामिल होती है। फिर फोर्थ है हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद। क्या है भी उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवादी दर्शन और एक वैज्ञानिक जांच में एक तरीका में मेटाथीरोटिकल है और जो आलोचना और स्थितिपूर्ण पर बल देता है। किस पर बल देता है भी है आलोचना और स्थितिपूर्ति पर बल देता है। और जबकि प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता शोषित व्यक्ति का वस्तु के बीच में स्वतंत्रता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं बीच प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता शोधित व्यक्ति की वस्तु के बीच में स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद का यह तर्क देते हैं कि जो बोधकर्ता के सिद्धांत परिकल्पना पृष्ठभूमि ज्ञान और मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। किस पे भी जो बोधकर्ता सिद्धांत है परिकल्पना पृष्ठभूमि ज्ञान और मूल्यों पर प्रकाशित हो सकते हैं। इसका उत्तर प्रत्यक्षवादी पक्षपात और संभावित प्रभावों की पहचान करने के लिए निष्पक्षता के विशेष रूप में ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं। जो उत्तर प्रत्यक्षवादी हैं उसके जो जो संभावित प्रभाव हैं उनकी पहचान करके निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हैं। किस पे भी जो इनकी निष्पक्षता है उन पर ध्यान देते हैं। प्रत्यक्षवादी मात्रात्मक तरीकों पर बल देते हैं तो वही उत्तर प्रत्यक्षवादी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का मान्यता देते हैं। किसको भी जो प्रत्यक्षवादी मात्रात्मक तरीके हैं उस पर बल देते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवादी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों को मान्यता देते हैं। फिर उत्तर प्रत्यक्षवादी दर्शन है। तो उत्तर प्रत्यक्षवादी दर्शन में कौन कौन से हैं। महामारी विज्ञान सत्ता मीमांसा मूल्य मीमांसा। क्या क्या है भी जो महामारी विज्ञान है उसमें सत्ता मीमांसा और मूल्य मीमांसा। जो महामारी विज्ञान है उसमें क्या कहा है कि जो मानव ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति की प्राथमिकता के आंकलन पर आधारित नहीं होता। किस पे आधारित नहीं होता भी जो मानव ज्ञान का उद्देश्य है वो व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आंकलन पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह मानव अनुमान पर आधारित होता है। किस पर भी मानव के अनुमान पर आधारित होता है। क्या भी जो मानव का ज्ञान होता है उसके उद्देश्य और व्यक्ति की प्राथमिकता के आंकलन पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह तो व्यक्ति के अनुमान पर आधारित होता है। किस पे भी जो व्यक्ति का अनुमान है उस पर आधारित होता है। यह सापेक्षतावाद का एक रूप नहीं है तथा सामान्य तौर पर इनका उद्देश्य सत्य के विचार को बनाए रखता है। किस पर भी जो सत्य जो एक रूप नहीं बनाया गया तथा इसमें सामान्य तौर पर इनका एक उद्देश्य सत्य के विकार के रूप में बनाया गया है। सेकेंड हमारा सत्यामीमांसा। जो सत्यामीमांसा उत्तर प्रत्यक्षवादी ये मानते थे कि जो वास्तविकता मौजूद है, परंतु इसका कहना कि प्रत्यक्षवादियों के विपरीत हैं जो मानते हैं तो वास्तविकता को संभावित रूप में केवल अपूर्ण रूप से जाना जाता है। किसको भी जो सत्यामीमांसा उत्तर प्रत्यक्षवादी है इन्होंने वास्तविक मौजूद है, लेकिन इनका मानना है कि जो प्रत्यक्षवाद के विपरीत हैं जो मानते हैं कि इन्होंने वास्तविकता के संभावित रूप में केवल अपूर्ण रूप से जाना जाता है। यह विज्ञान सामाजिक रचनावाद से भी आकर्षित होता है। किस पे भी सामाजिक रचनावाद से भी आकर्षित होता है।
मूल्य मीमांसा में प्रत्यक्षवादियों का कहना है कि अनुसंधान मूल्य रहित और मूल्य तटस्थ हो सकता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि पूर्वाग्रह अवांछनीय परंतु अपरिहार्य है, लेकिन अन्वेषण का पता लगाने एवं इसमें ठीक करने का प्रयास भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए भी जो मूल्यमीमांसी है उसमें कहा है कि जो प्रत्यक्षवादी का कहना है कि जो अनुसंधान है मूल्य रहित या मूल्य तटस्थ हो सकता है, लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि जो पूर्वाग्रह अवांछनीय परंतु अपरिहार्य है, लेकिन इसलिए इन्होंने अन्वेषण का पता लगाने तथा उसको ठीक करने का प्रयास भी करना चाहिए। उनके एक्सियोलॉजी अर्थात मूल्य और विश्वासों ने उनको शोध को कैसे प्रभावित किया गया है। किसको भी जो एक्सियोलॉजी अर्थात उनके जो मूल्य व विश्वास हैं उनको शोध को कैसे प्रभावित होता है। इस शोध में उपाय, आबादी और प्रश्नों तथा परिभाषाओं के साथ साथ उनकी व्याख्या को कैसे काम में विश्लेषण में शामिल होती है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है भी जो एक्सियोलॉजी जो मूल्य और विश्वासों में शोध को कैसे प्रभावित होता है, और इस शोध में जो उपाय, आबादी और प्रश्नों को परिभाषित साथ साथ में उनका जो व्याख्या होती है उनको कैसे विश्लेषण भी शामिल किया जाता है। फिर है हमारे आलोचनावादी दृष्टिकोण। आलोचनावादी दृष्टिकोण में इसमें मनोविज्ञान का एक प्रेक्षण है जो महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर व्यापक रूप से अंतर्निहित आकर्षित करता है। किसको भी जो मनोविज्ञान का एक पर्यवेक्षण है, कौन सा भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, तो इस सिद्धांत को किसके जो सिद्धांत की ओर आकर्षित व्यापक रूप से आकर्षित करता है, किसको भी आलोचनावादी सिद्धांत दृष्टिकोण को। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की चुनौती मुख्य रूप से प्रश्नों तथा मनोविज्ञानिक प्राप्ति की अधिक प्रगतिशील तरीकों से लागू करने के लिए संबंधित माना गया है। किसको भी जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की जो चुनौती है उसको मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक प्रगति के तरीका प्रगतिशील तरीकों से लागू होता है, तो इसको क्या माना गया, संबंधित माना गया है। जो सामान्यतः मनोचिकित्सा को रोकने तथा इलाज के साधन के रूप में सामाजिक परिवर्तन को एक तरफ तीन उन्मुख होता है। किसके उन्मुख होता है भी जो सामान्यतः मनोचिकित्सा को रोकने तथा उसको इलाज के साधन में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की ओर उन्मुख होता है। पारस्परिक मनोविज्ञान की आलोचना में यह विचार करने के विफल रहता है। किसके विफल रहता है भी विचार करने में। जो व्यक्तियों पर लोगों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के प्रभावित कर सकता है, तो वह व्यक्तिगत स्तर के व्यवहार की भी व्याख्या कर सकता है। कि इसमें क्या कहा गया है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण में कि जो व्यक्ति या लोगों की मानसिक और जो शारीरिक कल्याण को प्रभावित कर सकता है, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार की भी क्या करता है, व्याख्या कर सकता है। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत मनोविज्ञान के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की 19वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को आधारित विज्ञान के आरंभ हुए हैं। कभी 19वीं शताब्दी में उन्होंने मनोविज्ञान के आधुनिक विकास के आरंभ हुआ, परंतु क्रिटिकल साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय बर्लिन में 1970 में हुआ था। कभी 1970 में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय और बर्लिन में हुआ था। कभी 1970 में किसका प्रयोग हुआ था भी जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उसका जो दृष्टिकोण की आलोचना के अनुसार उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान के आधुनिक विकास की आरंभ हुई थी। लेकिन जो क्रिटिकल साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय बर्लिन में 1970 में हुआ था। कभी 1970 में हुआ था, कहाँ भी, बर्लिन में। सॉरी भी हाथ लग गया था। कहाँ पे थे भी,
जो क्रिटिकल साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग मुक्त क्रिटिकल साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय बर्लिन में 1970 में हुआ था। आलोचनात्मक विकासवादी के समाजशास्त्री निश्चित तौर पर मार्क्सवादी हैं और जो मार्क्स की क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ने बर्लिन के छात्र आंदोलन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब भी जो क्रिटिकल साइकोलॉजी है उस शब्द का प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय में बर्लिन ने 1970 में हुआ था और आलोचनात्मक मनोविज्ञान को समाजशास्त्री ने उसे निश्चित तौर पर मार्क्सवादी हैं और मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्होंने बर्लिन के आंदोलन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय बर्लिन ने पूंजीवादी शहर है और कम्युनिस्ट शासित पूर्वी जर्मनी के घिरा हुआ था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आलोचनात्मक दृष्टि के संदर्भ में अनेक विद्वानों को इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किस को भी क्लाउस होल्ज़कैम्प, इयान पाकर, तो जो ये उद्देश्य मनोविज्ञान का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। क्लाउस होल्ज़कैम्प ने इनके आलोचनात्मक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक संस्थापक माना जाता है। किसको भी जो क्लाउस होल्ज़कैम्प की जो आलोचना है इन्होंने मनोविज्ञान के सैद्धांतिक संज्ञानात्मक संस्थापक माना है। इन्होंने विज्ञान के जो सिद्धांत है 2 पुस्तकें संवेदी धारण पर लिखी थी। किस पर लिखी थी भी? 2 पुस्तकें संवेदी धारण पर लिखी थी। और ग्रैंडिले ल्यूक साइकोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इन्होंने ठोस प्रतिपादन प्रदान किया था। किसने भी? जो क्लाउस होल्ज़कैम्प है उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। विज्ञान के सिद्धांत पर, संवेदी धारणा पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और होल्ज़कैम्प ने मानव प्रजनन किया और धारण और अनुभूति के दार्शनिक और तुलनात्मक दृष्टि विश्लेषण के एक मुख्य परिणाम अर्थ एक विशिष्ट अवधारण है जो प्रतिपादक अर्थ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में इनको निर्मित उद्देश्य वैचारिक संरचनाओं के रूप में पहचाना जाता है। फिर है हमारा इयान पाकर। तो इयान पाकर में इन्होंने 1999 में रेडिकल साइकोलॉजी और क्रिटिकल साइकोलॉजी की समीक्षा इन्होंने क्या की थी, वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की थी। कब भी? 1999 में। और किसने? इयान पाकर ने रेडिकल साइकोलॉजी और क्रिटिकल साइकोलॉजी ने इन्होंने वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की थी जिसमें मनोविज्ञान की कुछ आलोचनाएं हैं। उनके 4 तत्व बताए। मनोवैज्ञानिक कार्यवाही और अनुभव की कुछ किस्सों की दूसरों पर विशेष अधिकार करते हैं। किस पर भी? जो मनोवैज्ञानिक कार्यवादी हैं और अनुभव की कुछ हिस्सों पर दूसरों पर कार्य करते हैं। उन तरीकों का अध्ययन करना जिसमें मनोविज्ञान सभी किस्सों और ऐतिहासिक रूप में क्या करते हैं, उनका ऐतिहासिक रूप में निर्माण किया जाता है। किसका भी? जो मनोविज्ञान की सभी किस्सें हैं और उसके ऐतिहासिक रूप में उसका निर्माण किया जाता है। दैनिक जीवन में निगरानी और आत्म नियंत्रण के रूप में उसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके शैक्षणिक और व्यावसायिक अभ्यास की सीमाओं के परे संचालित होती है। सामान्य मनोविज्ञान के अन्वेषण प्रयोग मनोविज्ञान अकादमी पेशेवर काम के द्वारा समकालीन अनुशासनात्मक प्रथाओं के प्रतिरोध इनके आधार प्रदान किया था। किस भी? जो सामान्य मनोविज्ञान है उसके अन्वेषण मनोविज्ञान में अकादमिक और पेशेवर काम के द्वारा इन्होंने क्या किया था, समकालीन अनुशासनात्मक प्रथाओं के प्रतिरोध के इन्होंने प्रदान किए थे। तो ये क्या थे, हमारे इयान पाकर के कुछ 4 घटक बताए थे। कौन कौन से भी? जो मनोवैज्ञानिक कार्यवाही है वो तरीकों का अध्ययन करना जिसमें कि सभी किसी ऐतिहासिक रूप में निर्माण करती है। दैनिक जीवन में निगरानी करना और आत्म नियंत्रण के रूप में उनका अध्ययन करना और शैक्षिक व्यावसायिक अभ्यास की सीमाओं से परे संचालित होना। फिर है सामाजिक मनोविज्ञान अन्वेषण मनोविज्ञान के अकादमिक और पेशेवर काम द्वारा समकालीन अनुशासन प्रथाओं का प्रतिरोध के प्रदान करना। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण के वर्तमान परिदृश्य।
विभिन्न आलोचनात्मक अनुप्रयोगों की तरह आलोचनात्मक मनोविज्ञान दृष्टिकोण मार्क्सवादी और नारीवादी जुड़े से परे और अपना विस्तार किया है। किसने इसका विस्तार किया है भी? जो मार्क्सवादी और नारीवादी जड़ों से परे अपना विस्तार किया है। किसने भी? मनोविज्ञान आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण थे उसने मार्क्सवादी और नारीवादी जड़ों से परे अपना विस्तार किया। इसमें संबंधित कार्य कभी कभी कट्टरपंथी मनोविज्ञान तथा मुक्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? इससे संबंधित कोई भी कार्य है कभी कभी कट्टरपंथी मनोविज्ञान और मुक्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। फिर है सामाजिक संरचनावाद। सामाजिक संरचनावाद में समाज के प्राप्त होने वाले ज्ञान और संस्कृति के संदर्भ में महत्व देता है। सामाजिक रचनावाद कहलाता है। सामाजिक रचनावाद किसे कहते हैं भी? जो समाज से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान, संस्कृति और संदर्भ में महत्व देता है तो उसे हम सामाजिक रचनावाद कहते हैं। यह इस सिद्धांत पर केंद्रित होता है। इसका अर्थ है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होने के स्थान पर दूसरों के साथ समन्वय के विकसित होता है। सामाजिक रचनावाद प्रश्न करता है तो जो मनुष्य और उनकी वास्तविकता के रूप में किस प्रकार इसको परिभाषित किया जाता है और सामाजिक निर्माण समाज में वे मौजूद होते हैं, इनके आसपास घटनाओं के आधार पर भी अलग होते हैं। तो इसमें जो सामाजिक रचनावादी है इसमें क्या कहा है कि जो सिद्धांत है उसको केंद्रित होना है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनको अलग अलग होने के स्थान पर दूसरों के साथ समन्वय और विकसित होता है। तो इसमें जो सामाजिक संरचनावादी है इसमें प्रश्न करता है कि मनुष्य और समाज की जो वास्तविकता होती है वो किस प्रकार परिभाषित होती है और इसे सामाजिक निर्माण समाज में वे कैसे मौजूद होते हैं और इसके आसपास घटनाएं हैं उसके आधार पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। फिर सामाजिक रचनात्मक का अनुपयोग है। तो जो सामाजिक रचनावाद है उसका जो अनुप्रयोग है इसमें सामाजिक घटनाओं को समझने, सामाजिक विषय विचारधाराओं को, समाज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण में सामाजिक रचनावाद प्रासंगिक भूमिका निभाता है। किसी भी जो सामाजिक संरचनावाद होता है उसमें जो सामाजिक घटनाओं को समझना और उसके विषय में जो विचार विमर्श करना और समाज में जुड़ी समस्याओं का निवारण में सामाजिक रचनावाद प्रासंगिक भूमिका निभाता है। तो इसके कुछ निम्न प्रकार हैं: व्यक्तिगत निम्न मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, प्रणालीगत चिकित्सा। तो इसमें जो रचनात्मक मनोविज्ञान व्यक्तिगत निर्माण मनोविज्ञान है तो जो व्यक्तिगत निर्माण मनोविज्ञान है उसमें 1950 के दशक में व्यक्तिगत निर्माण मनोविज्ञान मुख्य रूप से व्यक्तिगत के एक रचनात्मक सिद्धांत और व्यक्तिगत अर्थ निर्माण प्रक्रिया को बदलने की एक प्रणाली के रूप में विकसित किया था। किसको भी? जो 1950 के दशक में व्यक्तिगत निर्माण को मनोविज्ञान मुख्य रूप में इन्होंने एक रचनात्मक सिद्धांत का क्या किया था, इन्होंने अर्थ निर्माण प्रक्रिया को बदलने की एक प्रणाली के रूप में इन्होंने विकसित किया था। फिर है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान में जो सामाजिक रचनावाद का अध्ययन कई शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। जो शिक्षण और सीखने के लिए निहितार्थ के चिंतित है उसे सामाजिक रचनावादी के मनोवैज्ञानिक आयामों के बारे में जानने के लिए अर्नेस्ट वॉन गैलेसरफेल्ड और एन सुलिवन पोलिनकार का कार्य महत्वपूर्ण होता है। किसका कार्य महत्वपूर्ण होता है? भी अर्नेस्ट वॉन गैलेसरफेल्ड और ए सुलिवन पोलिनकार का कार्य इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। फिर है प्रणालीगत चिकित्सा। प्रणालीगत चिकित्सा का एक रूप है जो लोगों के रिश्तों से संबोधित करना प्रणालीगत चिकित्सा क्या होती है? इसको जो लोगों रिश्तों के संबोधित करते हैं और समूह की चर्चा तथा अंतः
क्रियात्मक पैटर्नों की गतिशीलता को निपटाना चाहता है। किसको भी, जो लोगों के रिश्तों को संबोधित करता है और लोग समूह की चर्चा और उनके अंत क्रियात्मक पैटर्नों और गतिशीलता को क्या करना चाहता है, निपटना चाहता है। फिर सामाजिक रचनात्मक की आलोचना। सामाजिक रचनात्मक की आलोचना प्रकृति पोषण और उस स्वरूप को भी दर्शाती है जिसमें पोषण की अवनतिशीलता को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है भी, अवनतिशीलता को भी दर्शाता है। जो इसमें जो आमतौर पर भौतिक और जैविक विचार द्वारा किए गए योगदान को अनदेखी करता है और यह व्यवहार को संस्कृति और जीव विज्ञानों के प्रभाव को भी विशेष रूप से खंडन करता है और इसमें क्या करता है भी, ये सुझाव भी देता है। फिर है अस्तित्वपरक घटना विज्ञान। अस्तित्ववादी घटना विज्ञान में इन्होंने मानव अस्तित्व का एक गहन समझ विकसित किया है और मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा जो मनुष्य के न्यूनतावादी तरीकों को दर्शाता है और उस दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है जो मनोविज्ञान के विकास के रूप में मानव मनोवैज्ञानिक अनुभव की समृद्धि और विविधता के अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में दार्शनिक परंपरा के उपयोग को खुद से अलग करता है। किसको अलग करता है भी, जो अस्तित्वपरक घटना विज्ञान है, इसमें मानव अस्तित्व को गहन समझ से विकसित होता है और इसमें दृष्टिकोण की भी चुनौती देता है और जो मनोचिकित्सा है उनके विज्ञान के नींव के रूप में मानव मनोविज्ञान अनुभव की समृद्धि और विविधता को अंतर्दृष्टि के स्रोत में दर्शाता, दार्शनिक परंपरा के उपयोग में भी खुद को अलग से दर्शाता है। फिर है अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा। अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा में योलोम का योगदान उल्लेखनीय है। किसको उल्लेख माना गया है भी, सबसे ज़्यादा उल्लेख किसने दिया था भी, योगदान किसने दिया था, योलोम ने। अस्तित्व मनोचिकित्सा का योगदान किसने दिया है भी, योलोम ने। तो इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर अस्तित्व के साथ संघर्ष के कारण होती है, लेकिन सामाजिक विषयों के मृत्यु का भय, स्वतंत्रता की इच्छा और अलगाव को बचाने की भी इच्छा शामिल होती है। जिसकी भी जो सामान्य विषय है उसके मृत्यु का भय होना, स्वतंत्रता की इच्छा होना, अलगाव को बचाने की भी इच्छा शक्ति होती है। इसमें 4 बुनियादी मानवीय मुद्दों की पहचान बताती है और जो सभी लोग संघर्ष करते हैं, जैसे अलगाव, अर्थहीनता, मृत्यु दर और स्वतंत्रता। फिर अस्तित्वपरक घटना विज्ञान के संबंधित अनुसंधान है। तो अस्तित्व घटना विज्ञान संबंधी अनुसंधान है, इसका एक दृष्टिकोण है जो विशेष रूप से भीतर एक जीवित अनुभव की समानता का केंद्रित है। किसका केंद्रित है भी, एक जीवित अनुभव की समानता पर केंद्रित होता है और दृष्टिकोण का मूल लक्ष्य विशेष घटना की प्रकृति पर वितरण पर भी पहुंचता है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों के लिए साक्षात्कार आयोजित भी किए हैं और किसी घटना स्थिति के अनुभव से उन्होंने प्रथम ज्ञान माना गया है। फिर है सहकारी जांच। सहकारी जांच में सबसे पहले इन्होंने 1971 में जॉन हेरेव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था भी, सहकारी जांच ने इन्होंने सबसे पहले प्रयोग 1971 में जॉन हेरन के द्वारा किया गया था, जिसका पीटर रीजन का अत्यधिक विस्तार किया गया है। किसका विस्तार किया गया है भी, पीटर रीजन के अत्यधिक विस्तार किया है। फिर सहकारी के जो प्रमुख विचार लोगों के बजाय लोगों को शोध करना था और उस शोध पर भी बल देकर बताता था कि जो सभी संकरी प्रतिभागी शोधकर्ताओं के रूप में अनुसंधान निर्णयों की पूरी तरह से शामिल होती है। तो इनके 4 विभिन्न प्रकार बताए भी, प्रस्तावित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, अनुभववाद ज्ञान और प्रस्तुति ज्ञान।
प्रस्तुतिकरण जानना। तो जो प्रस्तावित ज्ञान है उसमें समसामयिक विज्ञान होना। व्यवहारिक ज्ञान वह ज्ञान जो वास्तव में आप ज्ञान प्रस्ताव करते हैं और उसके साथ जो आता है। फिर है अनुभववाद ज्ञान है, हमारी प्रतिक्रिया के बारे में वास्तविक समय और हमें ज्ञान प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया ही क्या होती है, अनुभववाद अनुभव आत्मक ज्ञान। फिर है प्रस्तुतिकरण जानना। प्रस्तुतिकरण जानना में जो कलात्मक रिहर्सल प्रक्रिया उनके माध्यम से कई प्रथाओं को बताते हैं। फिर है इसके कुछ चरण में फर्स्ट चरण क्या है, जो विषय और जांच के तरीकों को निर्धारित करता है। जो फर्स्ट चरण है सहकारी जांच में, उसमें क्या बताया है कि जो विषय और जांच के तरीकों को निर्धारित करता है। सेकंड में जो समूह के भीतर सहमत क्रियाओं का परीक्षण करता है, परीक्षण के परिणामों का रिकॉर्ड भी करता है और उनका निरीक्षण भी करता है। जो दूसरे चरण में इन्होंने क्या बताया, सामान्यतः समूह बना दिया जाता है और उसके अंदर सहमत क्रियाओं का परीक्षण होता है और उस टेस्ट के माध्यम से उनके परिणामों का रिकॉर्ड भी निकलता है और निरीक्षण भी करता है कि क्या क्रिया है। चरण एक से मूल विचारों का अनुरूप होता है और इसमें मुख्य रूप से व्यवहारिक ज्ञान शामिल होता है। फिर थर्ड चरण में इन्होंने अनुभवात्मक ज्ञान शामिल होता है। अनुभवात्मक ज्ञान शामिल होता है और इसमें सामान्य तौर पर समूह के बाहर और दैनिक जीवन में व्यक्तियों द्वारा किया गया है। जो कार्यवाही और पूछताछ में नए अनुभव और ज्ञान गहन परिणाम नई भावनाएं जागरूकता पैदा करते हैं, तो इसमें नए क्षेत्र कार्यों और अंतर्दृष्टि को जन्म दे सकते हैं, तो मूल विचारों पर भी अलग करते हैं। फिर है फोर्थ चरण में इन्होंने शोधकर्ता और अनुभव तथा इसमें चरण सेकंड और जो प्रतिबिंब चरण में जब समूह के शोधकर्ता अपने अनुभव तथा जो परीक्षण जो समूह बनाया था उसके परीक्षण के जो रिकॉर्ड करता है। और थर्ड जो हमें बताया था कि मुख्य रूप से अनुभवनात्मक ज्ञान शामिल होता है, तो इनको एकत्रित करके उनका डाटा दर्शाते हैं और मूल विचारों का पुनः रचना कर सकते हैं और उनकी जांच प्रक्रिया का संशोधन भी कर सकते हैं। और जांच प्रक्रिया में अगले चरण को नहीं बढ़ाया जाता, इसलिए इन्होंने क्या बताया, अभी 4 चरण बताए हैं। फर्स्ट चरण में इन्होंने विषयों और जांच के तरीकों को निर्धारित किया है। फिर सेकंड में इन्होंने एक समूह बनाया गया है, तो उस पर कुछ टेस्ट किए गए हैं और उस टेस्ट के परिणामों यानी कि उस टेस्ट के कुछ रिजल्ट निकाल कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया है और उनका निरीक्षण भी करता है कि वह उनके जो मूल विचार हैं उनके अनुरूप हैं और उन्होंने कितना मुख्य रूप से कितना व्यावहारिक ज्ञान को शामिल किया है। थर्ड में इन्होंने अनुभवात्मक ज्ञान शामिल किया है। फोर्थ में जो प्रतिबिंब चरण है, इनके सहयोगकर्ता अनुभववादी और जो टेस्ट किया था उसके रिकॉर्ड को ऐड करना और अनुभवात्मक ज्ञान को भी शामिल किया गया है, तो इनके डाटा को इकट्ठा करके इन्होंने दर्शाया गया है। फिर सहकारी जांच संबंधित विधि अवलोकन। लोगों पर शोधकर्ता के विषय की भूमिका परस्पर अन्याय होती है। शोधकर्ता को केवल शोध से योगदान करता है कि जो परियोजना में जाता है और उनके विषय केवल अध्ययन के रूप में कार्यवाही की योगदान करता है। जो सहकारी जांच है उसमें क्या कहा है कि जो लोगों की शोधकर्ता है, लोगों पर जो रिसर्च की है उसकी विषय की भूमिका परस्पर अन्य होती है और उसमें केवल उनकी थिंकिंग पर योगदान देते हैं जो परियोजना में जाता है और उनके केवल अध्ययन करने के लिए कार्यवाही पर भी योगदान देता है। और इसमें
इसमें विशिष्ट भूमिका और द्विपक्षीय पहल और नियंत्रण के सहकारी संबंध को भी प्रतिस्थापित किया है और इसमें शामिल सभी शोधकर्ताओं और सह विषयों के रूप में एक साथ काम करें। वे दोनों पूछताछ के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका प्रबंध करते हैं और अनुभव की क्रिया से भी गुजरते हैं और जिसे खोजा जा सकता है उस पर शोध नहीं बल्कि लोगों के लिए शोध किया गया है। तो गाइस ये था हमारा प्रत्यक्षवाद पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ। तो गाइस जो फर्स्ट यूनिट है उनका ओनली एक ही टॉपिक रह गया है जो कि हमारा कल की क्लास रहेगी और कल की क्लास में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ जो उनकी रूपावलियाँ थी कौन कौन सी भी प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक रचनात्मक अस्तित्वपरक घटना विज्ञान और सहकारी जांच। तो गाइस कल की हमारी क्लास है रूपावली परक विवाद। तो कल हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। गाइस अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी कंप्लीट आपका बैच करवा सकूं। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।